देखो ये आर्टिकल बहुत बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और आज का नहीं, ये कल का है। ये मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था लेकिन सोया रह गया, इसलिए नहीं पढ़ा पाया आपको। इस आर्टिकल का हेडिंग है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, इसको पहले समझ लेते हैं और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं और इसके इम्पैक्ट क्या हैं, और बाद में नो डाउट सजेस्टिव अप्रोच तो हम डिस्कस करते ही। देखो, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर लेबर फोर्स में फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है कंपेयरिंग टू मेल। उसी को फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स में फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है इन द कमिंग डेज। फॉर एग्जांपल, यदि मेल 30 काम कर रहे हैं तो फीमेल 70 काम कर रही है। अब राइटर ये बताते हैं कि इसका रीजन क्या है। मोटे मोटे 2-4 रीजन हैं। आप सब लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा और आप रिलेट कर लोगे, आप कनेक्ट कर लोगे। 2011 का सेंसस ये कहता है कि हर साल 33.7% मेल माइग्रेट करते हैं इन द लीव ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में 2011 का सेंसस ये कहता है कि हर साल 33.7% जो पुरुष वर्ग है वो पलायन करता है देहात से, गांव से शहर की तरफ। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यदि मेल माइग्रेट हो रहे हैं अर्बन सिटीज में तो बचता क्या है? बचता बहुत सिंपल चीज है। बचता वहां पे खेत है, बचता वहां पे जमीन है, और वो खेत और जमीन पे काम कौन करेगा? बचती उसकी वाइफ है वहां पे घर पे, तो ऑब्वियसली वही करेगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ये लेबर फोर्स में काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आईटी में जो जॉब कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो अपनी फैमिली को रख सकते हैं, कॉलमी अपनी फैमिली को रख सकती हैं। लेकिन जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जहां पे मैंने आपको कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर बताया था या इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स बताया था, और फिर से बताऊंगा इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वो जब पलायन करते हैं, जब वो माइग्रेट करते हैं, तो वहां पे जो भी उनकी छोटी मोटी जमीन होती है, छोटी सी जमीन होती है, उस पे खेती तो करना है, कृषि तो करना है। तो बचता कौन है घर पे? वो अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं, अपने बच्चे को छोड़ के आते हैं। तो इस वजह से भी वो करती हैं। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये कह रहे हैं कि जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क। जेंडर, ये आपकी सोसाइटी ना हाईली पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है, फॉल्स ईगो में जीता है पुरुष। तो इनका ये कॉन्सेप्ट है जेंडर डिवीजन ऑफ वर्क में कि डिवीजन ऑफ वर्क कर दो और जो इल पेड और लो वेजेज वाली जॉब है वो सब फीमेल को दे दो। आप देखिए कि सफाई करने वाली जो मेड होती है, वो मेड होती है, होता है नहीं, मैंने बहुत कम मेड होता है देखा है। वो मेड ही आती है और सफाई करके चली जाती है, क्योंकि उनको लगता है, जो जो हायर करते हैं, कि ये औरत है, हार्ड वर्किंग होगी। फीमेल है तो हार्ड वर्किंग होगी, नो डाउट अबाउट इट। फीमेल होगी तो सुपर ऑनेस्ट होगी अपने काम को लेकर, नो डाउट अबाउट इट। और यही सब वजह है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में फोर्स में भी इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी काम करना एक लो पेड इल जॉब ही है, कम पैसा मिलता है उसमें काम करने का। तो ये आपकी पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक नतीजा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तीसरा रीजन इन्होंने वही दिया है जो आपको अभी मैंने बताया, सोशल मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। अब चूंकि वहां से माइग्रेट कर रहे हैं सब, वहां से जो मेल सोसाइटी वो माइग्रेट कर रही है, फीमेल बचेगी तो काम तो वही होगा। और चौथा रीजन इन्होंने पॉवर्टी को बताया, गरीबी को बताया। गरीबी का मतलब ये है कि यदि मैं काम कर रहा हूँ, यदि गांव से कोई निकलता है और डेली वेजेस पे वो काम कर रहा है शहर में, इसके बावजूद आप इस बात पे यकीन करिए कि उसको इतने पैसे नहीं मिल पाते हैं कि हर महीने वो एक लमसम अमाउंट भेज सके अपने घर पे, जिससे उसके घर का चूल्हा जल सके। तो उस इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए पॉवर्टी इतना ज्यादा होता है कि इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए उसको दूसरे के एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम करना पड़ता है, या अपने ही घर में खेती करनी पड़ती है कि इससे भी कुछ पैसा जनरेट हो जाए, तो इनकम को हम सप्लीमेंट करेंगे और फिर हमारा जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं वो हम खरीद सकते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे रीजन्स हैं। अब इसके इम्पैक्ट
राइटर ने बोला इम्पैक्ट तो ये है कि वर्कलोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। आप देखिए एक लेडी बाहर भी काम कर रही है, घर के बाहर भी काम कर रही है और घर पे भी काम कर रही है। और ये तो गांव की बात मैं कर रहा हूँ, शहर में भी ऐसा ही होता है कि आप अच्छे जॉब में हैं तब भी लेडी से ही उम्मीद की जाती है कि वो वहां से जॉब करके आए तो घर में खाना बनाए। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी, हाइट ऑफ पैट्रियार्की मैं बता रहा हूँ आपको। तो वर्कलोड बहुत बढ़ता है और इससे इनका मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारा होता है। जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, एंग्जाइटी ज्यादा होगी, और स्ट्रेस एंग्जाइटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल इश्यूज। ये स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगा तो मेंटल हेल्थ भी आपका सही नहीं रहेगा। तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा इन्होंने ये बताया सोशियो कल्चरल आइसोलेशन। आप लोगों ने फील किया होगा सोशियो कल्चरल आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि यदि लेडी काम करना चालू कर देती है ना, इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ फेमिनाइजेशन का। दूसरा कोई काम करना, दिल्ली का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दिल्ली में कोई बिहार से लड़की आ जाती है और यहाँ पे 4-5 साल कहीं जॉब करने लगती है तो एक अलग धारणा बन जाता है बिहार के लोगों के, अरे वो तो दिल्ली की है, वो तो ऐसे नहीं है, बाई कैरेक्टर अच्छी नहीं होगी। मतलब ये मैं डार्क रियलिटी बता रहा हूँ, काला सच बता रहा हूँ आपके समाज का, कि ये दिल्ली की है, ये तो मतलब ऐसी ही होगी। तो जब कोई लेडी काम करने चली जाती है दूसरे के यहाँ ना, तो उसको सोशियो कल्चरल आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। सोशियो कल्चरल आइसोलेशन का मतलब कि समाज उसको गलत समझने लगता है, समाज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमारी वाइफ, हमारी बहन, हमारी बीवी जॉब करे। तो सोशियो कल्चरल आइसोलेशन हो गया। उसके बाद नो रिकग्निशन एंड ऑनरशिप। इनको कोई रिकग्निशन ही नहीं है। आप जमीन देखिए, जमीन जो खरीदा जाता है अक्सर वो महिलाओं के नाम से नहीं खरीदता है, पुरुष पर अपने नाम से ही खरीद लेता है। तो इनके काम को ना तो कोई रिकॉग्निशन मिलता है, ना इसको जीडीपी में ऐड किया जाता है, और ना कोई इनको ऑनरशिप दी जाती है। तो अब किया क्या जा सकता है, तो इसमें राइटर कुछ सजेशन देते हैं। जैसे सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं महिलाएं, तो इनको क्यों नहीं सोशल सिक्योरिटी का कोई बेनिफिट दिया जाता है, क्यों नहीं इनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरा रीजन ये है कि रिकग्नाइज वुमेन्स कंट्रीब्यूशन। अब चूंकि एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा है और जीडीपी में क्यों नहीं इनकी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, तो इसको रिकग्नाइज करने की जरूरत है। जेंडर बजटिंग की बात की गई है, तीसरा जो सजेशन है। जेंडर बजटिंग का मतलब कि जो भी बजट आप बना रहे हो या जो भी कानून ला रहे हो या जो भी स्कीम ला रहे हो, वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लेकर आओ। गवर्नमेंट से ऐसा गुहार लगा रहे हैं राइटर कि उनका फीमेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बात को भी आप समझिए और उसके बाद कोई फाइनल कॉल लीजिए। इसी को जेंडर बजटिंग कहते हैं। और उसके बाद इंक्लूजन ऑफ लोकल वुमेन ऑफ प्लानिंग स्टेज। कहा जाता है कि जब भी कोई प्लानिंग करते हो ना आप किसी चीज का, तो उसमें जो लोकल वुमेन है उनको भी इंक्लूड कीजिए। उनको टोपोग्राफी के बारे में पता है, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, लोकल ज्योग्राफी के बारे में पता है, तो उनको एक अच्छी समझ होगी। उनका पार्टिसिपेशन आप कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस पॉलिसी को आप फॉर्मुलेट करेंगे वो पॉलिसी अपने आप में बहुत अच्छा बनेगी। लास्ट में राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो 4 स्कीम का नाम बता दिया है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, इसके थ्रू उनको एम्पावर करने की बात की गई है जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती है। दूसरा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA। तीसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी कोई स्कीम होगा जिसके तहत उनको एम्पावर करने की बात की गई है। और चौथा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसके तहत भी इनको और ज्यादा सोशली एम्पावर करने की कोशिश करी गई है, खास करके वैसी महिलाओं के लिए जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करती है। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।